दुनिया में चोर तो बहुत हैं, लेकिन आज की कहानी ऐसे प्रोफेशनल चोरों की है जो करोड़ों डॉलर का सोना चुराने निकलते हैं। उनका प्लान इतना परफेक्ट होता है कि सिक्योरिटी और पुलिस दोनों देखते रह जाते हैं। लेकिन असली खेल चोरी के बाद शुरू होता है, जब उन्हीं में से एक इंसान पूरी टीम से गद्दारी कर देता है। कहानी की शुरुआत इटली के खूबसूरत शहर वेनिस से होती है। यहाँ जॉन नाम का एक बूढ़ा लेकिन बेहद अनुभवी तिजोरी एक्सपर्ट जेल से रिहा होता है। वह फैसला कर चुका था कि अब यह उसकी जिंदगी की आखिरी चोरी होगी। इसके बाद वह हमेशा के लिए इस काम को छोड़ देगा। जॉन की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्टेला था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जॉन मजाक में कहता है कि इस बार वह उसके लिए एक खास गिफ्ट लेकर आएगा, लेकिन स्टेला हंसते हुए जवाब देती है, इस बार बिल संभाल कर रखना, क्योंकि मुझे चोरी का सामान बिल्कुल पसंद नहीं। जॉन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। इसके बाद जॉन अपनी पूरी टीम से मिलता है। इस टीम का दिमाग था चार्ली, जो हर चोरी की प्लानिंग करता था। लायल कंप्यूटर और हैकिंग का मास्टर था। रॉब ऐसी ड्राइविंग करता था कि पुलिस भी उसका पीछा नहीं कर पाती। लेफ्ट ईयर धमाकों का एक्सपर्ट था और स्टीव इस मिशन का अहम हिस्सा बनने वाला था। इन सब का निशाना था समुद्र किनारे बनी एक आलीशान इमारत, जहां लगभग $35 मिलियन का सोना एक मजबूत तिजोरी में रखा गया था। चारों तरफ हथियारबंद गार्ड मौजूद थे, इसलिए सामने से चोरी करना नामुमकिन था। इसी वजह से टीम ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। स्टीव चुपचाप इमारत के नीचे बनी सुरंग तक पहुंच जाता है, जबकि बाकी साथी नाव के जरिए नीचे अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। अब सबकी नजर सिर्फ उस एक पल पर टिकी थी जहां से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी शुरू होने वाली थी। उधर लायल अपने हाईटेक सिस्टम की मदद से पूरी बिल्डिंग को स्कैन करना शुरू करता है। कुछ ही सेकंड में उसे तिजोरी की बिल्कुल सही लोकेशन मिल जाती है। वह सारी जानकारी तुरंत स्टीव तक पहुंचा देता है। अब प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। स्टीव बड़ी सावधानी से प्लास्टिक एक्सप्लोसिव छत पर सेट करता है। हर चीज मिलीमीटर की सटीकता से लगाई जाती है, क्योंकि जरा सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। जैसे ही सारी तैयारी पूरी होती है, वह डेटोनेटर ऑन कर देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। ऊपर रखी पूरी तिजोरी फर्श तोड़ती हुई सीधे नीचे आ गिरती है, जहां बाकी टीम पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। बिना एक सेकंड गंवाए सब लोग तिजोरी को मोटर बोट पर लादते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। उधर गार्ड्स और पुलिस को जब तक समझ आता कि आखिर हुआ क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे तुरंत मोटर बोट का पीछा शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि चोर पूरा सोना लेकर भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ भी चार्ली ने सबको बेवकूफ बनाया होता है। पुलिस जिस तिजोरी का पीछा कर रही थी वह असली नहीं बल्कि सिर्फ एक चाल थी। असली तिजोरी तो धमाके के बाद सीधे पानी की गहराई में गिर चुकी थी, जहां जॉन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। भारी पानी के दबाव के बीच जॉन तिजोरी का लॉक खोलने में जुट जाता है। तभी टीम को खबर मिलती है कि पुलिस उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है और उनके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। लेकिन जॉन बिल्कुल भी घबराता नहीं। उसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा था और अब सबकी उम्मीदें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। जॉन पूरी शांति के साथ लॉक की हर परत को समझता जाता है। बाहर उसके साथी बेचैन होकर समय गिन रहे थे, लेकिन जॉन के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। आखिर कुछ ही मिनटों बाद तिजोरी खुल जाती है। तिजोरी खुलते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं। अंदर सोने की ईंटों का ढेर रखा था। बिना समय गंवाए पूरी टीम तेजी से गोल्ड अपने खास बैग्स में भरने लगती है। हर किसी को पता था कि अगर 1 मिनट भी देर हुई तो पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। कुछ ही देर में जितना सोना उठाया जा सकता था उतना लेकर सभी वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रॉब अभी भी पुलिस को नहरों के जाल में उलझाए हुए था। वह जानबूझकर उन्हें अलग अलग रास्तों पर घुमाता रहता है ताकि बाकी टीम आराम से निकल सके। फिर प्लान का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। 2 बड़ी नावें धीरे धीरे नहर के बीच आकर रास्ता रोक देती हैं। रॉब सही समय पर अपनी बोट मोड़कर निकल जाता है, लेकिन पीछे आ रही पुलिस की नाव सीधे रेत से भरे जहाज में फंस जाती है। बस यहीं पुलिस का पीछा भी खत्म हो जाता है। इस तरह बिना किसी साथी को खोए और बिना पुलिस के हाथ लगे पूरी टीम करोड़ों डॉलर का सोना लेकर सुरक्षित निकल जाती है। हर कोई अपनी कामयाबी से बेहद खुश था, क्योंकि यह चोरी बिल्कुल वैसी ही हुई थी जैसी चार्ली ने प्लान की थी। कुछ समय बाद पूरी टीम बर्फ से ढके पहाड़ों पर पहुंचती है। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन सबके चेहरों पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा पुलिस नहीं बल्कि उनकी अपनी टीम के अंदर मौजूद था। पहाड़ों के बीच पूरी टीम आराम से बैठकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है। जॉन चार्ली की शानदार प्लानिंग की तारीफ करता है और कहता है कि उसने यह मिशन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा किया। माहौल काफी हल्का हो जाता है और हर कोई अपने हिस्से के पैसों को लेकर बातें करने लगता है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो बाकी सबसे अलग खामोश बैठा था। उसका नाम था स्टीव। बाहर से वह खुश दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी नजर बार बार सोने से भरे बैग्स पर जा रही थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग बस में बैठकर वहां से निकलते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी एक बड़े पुल के पास पहुंचती है, अचानक सामने और पीछे से 2 गाड़ियां आकर रास्ता रोक देती हैं। सब
लोग कुछ समझ पाते उससे पहले कई हथियारबंद आदमी बस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सबसे बड़ा झटका मिलता है। वे लोग किसी और के नहीं बल्कि स्टीव के आदमी होते हैं। स्टीव खुद बंदूक लेकर सामने आता है और अपने साथियों पर ही निशाना तान देता है। उसी पल सब समझ जाते हैं कि उनके अपने साथी ने ही उन्हें धोखा दिया है। जॉन गुस्से में स्टीव को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर तुमने यह गलती की तो एक दिन हम तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन लालच में अंधा हो चुका स्टीव किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। अगले ही पल वह बिना हिचकिचाए जॉन पर गोली चला देता है। गोली लगते ही सबके होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ कर पाते, रॉब तुरंत बस मोड़ देता है और उसे सीधे बर्फ से जमी झील की तरफ दौड़ा देता है, क्योंकि अब उनके पास बचने का यही आखिरी रास्ता था। अगले ही पल बस रेलिंग तोड़ते हुए सीधा बर्फीली झील में जा गिरती है। गाड़ी तेजी से पानी की गहराई में डूबने लगती है। बाहर खड़ा स्टीव लगातार गोलियां चलाता रहता है ताकि अगर कोई बच भी गया हो तो बाहर न निकल सके। कुछ देर बाद जॉन की लाश पानी की सतह पर तैरकर ऊपर आ जाती है। उसे देखकर स्टीव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बाकी लोग भी झील के अंदर ही मर चुके हैं। वह सारा सोना लेकर अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन स्टीव एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था। बस के अंदर लगे इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से चार्ली और उसके बाकी साथी अभी भी जिंदा थे। कुछ देर बाद वे किसी तरह झील से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। किनारे पहुंचते ही चार्ली सबसे पहले जॉन के पास जाता है। वह अपने गुरु की लाश को सीने से लगाकर बैठ जाता है, जिसने उसे इस दुनिया की हर बड़ी चोरी सिखाई थी। आज वही इंसान हमेशा के लिए उससे बिछड़ चुका था। उसी वक्त चार्ली अपने दिल में एक फैसला कर लेता है। अब यह सिर्फ सोना वापस लेने का मिशन नहीं रहा। अब यह उस इंसान से बदला लेने की लड़ाई थी जिसने लालच के लिए अपने ही साथियों को धोखा दिया और जॉन की जान ले ली। देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर जाता है। चार्ली और उसकी टीम लगातार स्टीव का पता लगाने में लगे रहते हैं। आखिरकार उन्हें खबर मिलती है कि स्टीव अब लॉस एंजलिस में रह रहा है, लेकिन उसने चोरी का पूरा सोना एक नई और बेहद एडवांस तिजोरी में छिपा रखा है, जिसे खोलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। चार्ली समझ जाता है कि अगर उन्हें सोना वापस चाहिए तो सबसे पहले उस तिजोरी को खोलना होगा। तभी उसे जॉन की बेटी स्टेला याद आती है। उसने अपने पिता से तिजोरियां खोलने का हुनर सीखा था और अब शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। चार्ली स्टेला से मिलने पहुंचता है। वह उसे पूरे 1 साल पहले हुई गद्दारी के बारे में बताता है, कैसे स्टीव ने लालच में आकर पूरी टीम को धोखा दिया और जॉन की जान ले ली। चार्ली साफ कहता है कि उसे सोने से ज्यादा अपने गुरु का बदला चाहिए, लेकिन स्टेला उसकी बात सुनकर तुरंत मना कर देती है। वह कहती है, मेरे पिता तुम्हारे साथ गए थे और वापस कभी लौट कर नहीं आए। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। चार्ली उसे समझाने की कोशिश नहीं करता। वह सिर्फ इतना कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं जॉन को अपना पिता मानता था और स्टीव ने मुझसे भी सब कुछ छीन लिया। उस रात स्टेला काफी देर तक अपने पिता को याद करती रहती है। आखिरकार वह फैसला कर लेती है कि अगर इससे उसके पिता के कातिल को सजा मिल सकती है तो वह इस मिशन का हिस्सा जरूर बनेगी। अगली सुबह स्टेला पूरी टीम से मिलती है। चार्ली एक एक करके सबका परिचय करवाता है। लायल कंप्यूटर और हैकिंग का जीनियस था। लेफ्ट ईयर एक्सप्लोसिव का मास्टर था। रॉब ऐसा ड्राइवर था जो किसी भी मुश्किल रास्ते से गाड़ी निकाल सकता था। अब पूरी टीम एक बार फिर तैयार थी, इस बार चोरी के लिए नहीं बल्कि अपना हक वापस लेने के लिए। कुछ समय बाद पूरी टीम लॉस एंजलिस पहुंच जाती है। अब उनका पहला मकसद था स्टीव की हर हरकत पर नजर रखना। लायल अपने कंप्यूटर सिस्टम की मदद से उसके घर और सिक्योरिटी नेटवर्क की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि स्टीव ने अपने घर को किसी किले से कम नहीं बनाया। हर तरफ हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरे और अलार्म लगे हुए थे। ऊपर से पूरा सिस्टम एक ऐसी कंपनी का था जिसे आज तक कोई हैक नहीं कर पाया था। सीधे अंदर घुसना नामुमकिन था। इसलिए चार्ली एक नया प्लान बनाता है। पहले किसी तरह घर के अंदर पहुंचकर पूरी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। तभी उन्हें पता चलेगा कि तिजोरी आखिर कहां छिपाई गई है। इस काम के लिए स्टेला सबसे सही इंसान थी, क्योंकि स्टीव उसे पहचानता नहीं था। दूसरी तरफ अगर टीम का कोई पुराना सदस्य उसके सामने जाता तो स्टीव तुरंत समझ जाता कि चार्ली और बाकी लोग अभी भी जिंदा हैं। योजना के मुताबिक टीम पहले स्टीव के घर का केबल कनेक्शन खराब कर देती है। जैसे ही स्टीव शिकायत करता है, असली टेक्नीशियन की जगह स्टेला कंपनी की यूनिफॉर्म पहनकर रिपेयर इंजीनियर बन जाती है। उसके कपड़ों में एक छोटा कैमरा भी लगा होता है, जिससे बाहर बैठी पूरी टीम घर का हर कोना लाइव देख सकती थी। अब सबकी नजर सिर्फ स्टेला पर थी। अगर उससे छोटी सी भी गलती हो जाती तो पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। स्टेला पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टीव के घर पहुंचती है। गार्ड उसका आईडी कार्ड चेक करते हैं और उसे अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, 2 बड़े गार्ड डॉग्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं।
कुछ पल के लिए उसे भी लगता है कि अब उसका भेद खुल जाएगा। तभी स्टीव वहाँ आ जाता है और कुत्तों को पीछे हटने का इशारा करता है। स्टेला राहत की सांस लेती है और अंदर चली जाती है। उधर बाहर बैठी पूरी टीम कैमरे की मदद से हर चीज ध्यान से देख रही थी। स्टीव उसे घर के अंदर लेकर जाता है। बातों बातों में वह अपनी दौलत और आलीशान जिंदगी का दिखावा करने लगता है, लेकिन स्टेला का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, उस तिजोरी पर जिसमें करोड़ों डॉलर का सोना छिपा हुआ था। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस के पास पहुंचते हैं। मौका मिलते ही स्टेला चुपके से बगल वाले कमरे का दरवाजा खोल देती है। अंदर देखते ही उसकी नजर सीधा उसी बड़ी तिजोरी पर पड़ती है। वह बिना समय गंवाए अपने कैमरे से कमरे की हर जरूरी चीज रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन तभी स्टीव अचानक पीछे से आ जाता है। तभी स्टीव मुस्कुराते हुए उसे डिनर पर चलने का ऑफर देता है। अंदर से स्टेला का खून खौल रहा था, क्योंकि सामने वही इंसान खड़ा था जिसने उसके पिता की जान ली थी। लेकिन मिशन को बचाने के लिए वह खुद पर काबू रखती है और आखिरकार डिनर के लिए हाँ कह देती है। उधर टीम के बेस पर लायल रिकॉर्ड की गई फुटेज को ध्यान से देखता है और कुछ ही देर में स्टीव की पूरी विला का डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है। अब उन्हें घर का लगभग हर रास्ता पता चल चुका था, लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आती है। तिजोरी और मेन गेट के बीच की दूरी काफी ज्यादा थी। इतना भारी सोना हाथों से उठाकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन था। कुछ देर तक सब इसी बात पर सोचते रहते हैं। तभी लायल विला का माप देखकर बताता है कि अंदर का रास्ता इतना चौड़ा है कि उसमें एक छोटी कार आसानी से जा सकती है। ये सुनते ही चार्ली के दिमाग में नया आइडिया आ जाता है। अगर छोटी कार अंदर जा सकती है तो उसी में सोना बाहर भी लाया जा सकता है। टीम तुरंत कई छोटी कारों की टेस्टिंग शुरू कर देती है। उनमें भारी वजन रखकर अलग अलग रास्तों पर चलाया जाता है। टेस्ट के बाद पता चलता है कि उन्हें 3 मिनी कूपर कारों की जरूरत होगी, लेकिन एक और दिक्कत थी, उनका सस्पेंशन इतना मजबूत नहीं था कि इतना वजन उठा सके। रॉब अपने एक भरोसेमंद कार एक्सपर्ट को बुलाता है। वह कई दिनों तक मेहनत करके तीनों मिनी कूपर्स को पूरी तरह मॉडिफाई कर देता है। अब ये छोटी गाड़ियां दिखने में भले साधारण थीं, लेकिन ताकत किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं थी। इसी बीच दूसरी तरफ स्टीव चोरी का सोना बेचने निकलता है। एक ज्वेलरी डीलर से बात करते हुए गलती से वेनिस वाली चोरी का जिक्र हो जाता है। बस यही बात स्टीव को परेशान कर देती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका राज बाहर ना आ जाए, और इसी डर में वह एक ऐसा कदम उठा लेता है जो आगे चलकर उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। स्टीव बिना एक पल सोचे ज्वेलरी डीलर को गोली मार देता है। फिर जल्दी जल्दी वहाँ मौजूद सोना और पैसे समेटने लगता है। उसका इरादा साफ था, जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ देना। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से निकलता है, थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी दुकान में पहुँचता है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मरा हुआ इंसान उसका करीबी रिश्तेदार था, जो एक खतरनाक यूक्रेनियन माफिया से जुड़ा हुआ था। अपने आदमी की लाश देखकर वह तुरंत कसम खा लेता है कि कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब स्टीव के पीछे सिर्फ चार्ली की टीम ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक माफिया भी पड़ चुका था। उधर चार्ली और उसकी टीम अपनी तैयारियों में लगी रहती है। तीनों मॉडिफाइड मिनी कूपर्स पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ लायल पूरे शहर के ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में घुसकर ट्रैफिक लाइट्स और कैमरों पर अपना कंट्रोल बना लेता है। इसी दौरान स्टीव स्टेला के साथ डिनर पर जाता है। बातचीत के दौरान स्टेला से अनजाने में वही बात निकल जाती है जो उसके पिता जॉन अक्सर कहा करते थे। ये सुनते ही स्टीव कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे महसूस होता है कि यह लाइन उसने पहले भी कहीं सुनी है। स्टेला तुरंत बात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तभी चार्ली और उसकी पूरी टीम रेस्टोरेंट में आ जाती है। स्टीव उन्हें जिंदा देखकर बुरी तरह चौंक जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि 1 साल पहले झील में डूबे लोग मरे नहीं थे, बल्कि आज उसका हिसाब बराबर करने लौटे हैं। लेकिन अगले ही पल वह फिर अपने पुराने घमंडी अंदाज में आ जाता है। वह कहता है कि चाहे वे जितनी भी कोशिश कर लें, उसके पास रखा सोना कभी वापस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसकी नई तिजोरी को खोलना लगभग नामुमकिन है। स्टीव उन्हें यह भी बता देता है कि उसने अपने घर की पूरी सिक्योरिटी बदल दी है। अब अगर वे दोबारा उसके घर घुसने की सोच रहे हैं तो वह सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। साथ ही वह स्टेला के पिता का नाम लेकर उनका मजाक उड़ाने लगता है। यह बात सुनकर स्टेला खुद पर काबू नहीं रख पाती और उस पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन रॉब और चार्ली उसे रोक लेते हैं। चार्ली जानता था कि अभी गुस्से से नहीं बल्कि दिमाग से जीतना होगा। कुछ देर बाद पूरी टीम अपने ठिकाने पर लौट आती है। माहौल थोड़ा निराश था, क्योंकि अब स्टीव पूरी तरह सतर्क हो चुका था। तभी लायल अपने कंप्यूटर पर एक नई जानकारी निकालता है। उसे पता चलता है कि स्टीव बहुत जल्द पूरा सोना शहर से बाहर भेजने वाला है। यह खबर सुनते ही चार्ली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह कहता है कि अब उन्हें स्टीव के घर में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर स्टीव खुद सोना बाहर लेकर आएगा तो वे रास्ते में ही पूरा खेल खत्म कर देंगे। अब असली मिशन शुरू होने वाला था। अगले ही दिन पूरी टीम नए प्लान पर काम शुरू कर देती है। लायल पता लगाता है कि स्टीव सोना एयरपोर्ट पहुंचाने वाला है। उसके लिए सिक्योर ट्रक और हेलीकॉप्टर दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि रास्ते में कोई उसे रोक न सके। चार्ली तुरंत पूरी रणनीति समझाता है। इस बार हमला स्टीव के घर पर नहीं बल्कि रास्ते में होगा। लेकिन एक दिक्कत थी, एयरपोर्ट तक पहुंचने के कई रास्ते थे और किसी को नहीं पता था कि स्टीव कौन सा रास्ता चुनेगा। चार्ली मुस्कुराकर कहता है, रास्ता स्टीव नहीं चुनेगा, रास्ता हम चुनेंगे, क्योंकि लायल पहले ही
पूरे शहर के ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को अपने कब्जे में ले चुका था। अब ट्रैफिक लाइट्स और कैमरे उसके इशारे पर चलने वाले थे। उधर लेफ्ट ईयर चुपके से उस सुरंग के नीचे विस्फोटक लगा देता है जहां चार्ली ने जाल बिछाने का फैसला किया था। दूसरी तरफ रॉब और बाकी साथी अपनी अपनी मिनी कूपर्स के साथ तय जगह पर पहुंच जाते हैं। हर किसी को अपना काम अच्छी तरह पता था। कुछ समय बाद स्टीव का काफिला निकलता है, लेकिन उसे देखकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। एक नहीं बल्कि 3 एक जैसी बख्तरबंद गाड़ियां सड़क पर चल रही थीं। ऊपर से स्टीव खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे काफिले पर नजर रख रहा था। अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी। तीनों ट्रकों में से सिर्फ एक में असली सोना था। अगर टीम ने गलत ट्रक चुन लिया तो पूरा मिशन वहीं खत्म हो जाता। अब सबकी नजर लायल पर थी, क्योंकि असली ट्रक पहचानने की जिम्मेदारी उसी की थी। लायल तुरंत शहर के कैमरों की लाइव फुटेज देखना शुरू करता है। वह तीनों ट्रकों की स्पीड, वजन और मूवमेंट को ध्यान से चेक करता है। कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा फर्क दिखाई देता है। एक ट्रक बाकी दोनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा भारी चल रहा था। वह तुरंत चार्ली को बताता है कि असली सोना उसी ट्रक में है। इसके साथ ही प्लान का अगला हिस्सा शुरू हो जाता है। लायल पूरे इलाके की ट्रैफिक लाइट्स बदल देता है। कुछ ही मिनटों में शहर की कई सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है। लेकिन जिस रास्ते पर चार्ली अपनी टीम के साथ इंतजार कर रहा था, वहां की सभी लाइट्स लगातार हरी रहती हैं। मजबूर होकर स्टीव का काफिला उसी सड़क पर मुड़ जाता है। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि वह धीरे धीरे चार्ली के बिछाए जाल में फंसता जा रहा है। उसी दौरान लायल को पता चलता है कि मेट्रो ट्रेन कुछ ही सेकंड में स्टेशन छोड़ने वाली है। वह तुरंत चार्ली को खबर देता है। चार्ली बिना देर किए पूरी टीम को आगे बढ़ने का आदेश देता है। अगले ही पल तीनों मिनी कूपर्स पूरी रफ्तार से मेट्रो स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, लेकिन रॉब की शानदार ड्राइविंग की वजह से कोई भी पीछे नहीं छूटता। कुछ ही पलों में तीनों गाड़ियां स्टेशन के अंदर पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन भी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही होती है। आखिरी सेकंड में तीनों मिनी कूपर्स ट्रेन के सामने से निकलकर सुरंग के अंदर पहुंच जाती हैं। उसी समय लायल अपने सिस्टम से ट्रेन को रोक देता है। अब पूरी सुरंग बाहर की दुनिया से छिप चुकी थी और असली चोरी शुरू होने वाली थी। सुरंग के अंदर पहुंचते ही पूरी टीम अपनी अपनी जगह संभाल लेती है। कुछ ही पलों बाद सोने से भरा बख्तरबंद ट्रक भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वह तय जगह पर रुकता है, लेफ्ट ईयर विस्फोट कर देता है। धमाके के साथ सड़क का हिस्सा टूट जाता है और पूरा ट्रक सीधे नीचे बने गड्ढे में जा गिरता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं हो। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में बैठा स्टीव अचानक ट्रक को गायब देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत अपने आदमियों को तलाश शुरू करने का आदेश देता है। इधर चार्ली और उसकी टीम बिना समय गंवाए ट्रक तक पहुंच जाती है। रॉब आंसू गैस छोड़ देता है, जिससे अंदर बैठे सिक्योरिटी गार्ड कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद चार्ली ट्रक का दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही स्टेला तिजोरी को देखती है, वह कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। ये वही तिजोरी नहीं थी जो उसने स्टीव के घर में देखी थी। स्टीव आखिरी समय पर पूरा लॉकिंग सिस्टम बदल चुका था। स्टेला तुरंत समझ जाती है कि इस तिजोरी में एक खास सुरक्षा सिस्टम लगा है। अगर उन्होंने जल्दबाजी में ड्रिल चलाई और अंदर लगा ग्लास टूट गया तो तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। फिर करोड़ों डॉलर का सोना कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब पूरे मिशन की जिम्मेदारी सिर्फ स्टेला के कंधों पर थी। बाहर समय तेजी से निकल रहा था, जबकि अंदर हर किसी की सांसें थमी हुई थीं। अगर स्टेला से छोटी सी भी गलती होती तो 1 साल की सारी मेहनत उसी जगह खत्म हो जाती। स्टेला गहरी सांस लेती है और खुद को पूरी तरह शांत कर लेती है। उसे अपने पिता जॉन की सिखाई हुई हर बात याद आने लगती है। वह समझ चुकी थी कि यहाँ ताकत नहीं बल्कि धैर्य और सही टाइमिंग काम आने वाली है। वह धीरे धीरे लॉक की आवाज सुनते हुए उसके हर मैकेनिज्म को समझना शुरू करती है। बाहर चार्ली और बाकी साथी लगातार समय पर नजर रखे हुए थे। हर गुजरता सेकंड उनके लिए खतरा बढ़ा रहा था। काफी कोशिशों के बाद आखिर एक हल्की सी क्लिक की आवाज आती है। अगले ही पल तिजोरी खुल जाती है। अंदर वही करोड़ों डॉलर का सोना रखा था जिसे 1 साल पहले स्टीव धोखे से लेकर भाग गया था। ये देखकर पूरी टीम के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। बिना देर किए सब लोग सोने की ईंटें तीनों मिनी कूपर्स में रखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा गोल्ड कारों में शिफ्ट हो जाता है। अब उनका अगला लक्ष्य वहां से सुरक्षित निकलना था, लेकिन तभी स्टीव के आदमी सुरंग तक पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। रॉब अपनी शानदार ड्राइविंग दिखाते हुए मिनी कूपर्स को तेज रफ्तार में सुरंग से बाहर निकाल देता है। पीछे से स्टीव का हेलीकॉप्टर भी उनका पीछा शुरू कर देता है। अब शहर की सड़कों पर जबरदस्त चेज शुरू हो जाती है। तीनों मिनी कूपर्स अलग अलग रास्तों से निकलती हैं, जबकि लायल लगातार ट्रैफिक लाइट्स बदलकर उनके लिए रास्ता साफ करता रहता है। दूसरी तरफ स्टीव किसी भी कीमत पर अपना सोना वापस हासिल करना चाहता था। तीनों मिनी कूपर्स बिजली की रफ्तार से शहर की सड़कों पर दौड़ रही थीं। पीछे स्टीव हेलीकॉप्टर से हर पल उनकी लोकेशन देख रहा था। वह अपने आदमियों को लगातार उनके पीछे लगाए रखता है, लेकिन चार्ली की टीम हर मोड़ पर उनसे एक कदम आगे निकल जाती है। कुछ देर बाद चार्ली जानबूझकर अपनी कार अलग रास्ते पर मोड़ देता है। उसका मकसद था स्टीव का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचना, ताकि बाकी साथी आराम से सोना लेकर निकल
सके। स्टीव भी बिना सोचे समझे उसी के पीछे लग जाता है। आखिर दोनों आमने सामने आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर बहुत नीचे उड़ रहा था और उसके ब्लेड चार्ली की कार के बेहद करीब पहुंच चुके थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि चार्ली बच नहीं पाएगा, लेकिन वह सही समय पर गाड़ी संभाल लेता है और बड़ा हादसा टल जाता है। इसके बाद स्टीव हेलीकॉप्टर से नीचे कूदता है, रास्ते में खड़ी एक कार छीन लेता है और फिर से चार्ली का पीछा शुरू कर देता है। उधर बाकी टीम पहले से तय जगह पर पहुंच चुकी होती है और तीनों मिनी कूपर्स को तेजी से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ाने लगती हैं। स्टीव भी कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है। वह एक मजदूर समझकर रेंच के पास जाता है और पैसे देकर ट्रेन का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रेंच भी पहले से चार्ली की पूरी योजना का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है, सामने चार्ली मुस्कुराता हुआ खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर स्टीव समझ जाता है कि इस बार पूरा खेल उसके हाथ से निकल चुका है। चार्ली शांत आवाज में कहता है कि 1 साल पहले तुमने हमें धोखा देकर सोना छीन लिया था, लेकिन आज वही सोना वापस अपने असली मालिकों के पास लौट आया है। यह सुनते ही स्टीव गुस्से में बंदूक निकालकर चार्ली पर तान देता है। वह आखिरी बार अपना सोना वापस मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके पीछे 2 हथियारबंद आदमी आकर खड़े हो जाते हैं और सीधे उसकी गर्दन पर बंदूक तान देते हैं। स्टीव घबराकर पीछे मुड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि ये लोग उसी यूक्रेनियन माफिया के आदमी हैं जिसके रिश्तेदार की हत्या उसने खुद की थी। अब उसे समझ आ जाता है कि चार्ली पहले ही माफिया से हाथ मिला चुका है। अपनी जान बचाने के लिए स्टीव उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली पहले ही सोने का एक हिस्सा माफिया बॉस को देने का सौदा कर चुका था, इसलिए अब कोई भी स्टीव की बात सुनने को तैयार नहीं था। इसी दौरान स्टेला आगे बढ़ती है। वह स्टीव की आंखों में देखकर उसे जोरदार मुक्का मारती है। आखिरकार उसने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया था। दूसरी तरफ माफिया के लोग स्टीव को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब उसका अंजाम क्या होगा, यह समझने के लिए किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। उधर चार्ली, स्टेला और उनकी पूरी टीम अपना सोना वापस हासिल कर चुकी थी। सभी लोग खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी चार्ली को जॉन की कही हुई आखिरी बात याद आती है। चोर 2 तरह के होते हैं, एक वो जो जीने के लिए चोरी करते हैं और दूसरे वो जो चोरी के लिए जीते हैं। कभी दूसरे वाले चोर मत बनना। इसी सीख के साथ ये शानदार हीस्ट और रिवेंज से भरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।